नमस्कार दोस्तों, अपन अभी बात करते हैं भवन निर्माण। जो पहले वीडियो के अंदर भी अपन ने बताया था कि भवन को किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, भवन निर्माण में क्या क्या आवश्यक सामग्री है, उसके बारे में अपन ने पहले विस्तार से पढ़ा। अपन पढ़ते हैं भवन निर्माण में उपयोगी जो वस्तुएं होती हैं, ईंट है, पत्थर है, कांक्रीट है, जो अपने पढ़ ली थी। अब बाद में पढ़ते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक भवन निर्माण में जो सामग्री होती है ना, प्लास्टिक भवन निर्माण के अंतर्गत उपयोग में आने वाली एक प्रकार की यह सामग्री है जो भवन को स्थापित करने के लिए वो भी उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए, ताकि क्या है, आसानी से आग को फैलाए नहीं और आग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर नहीं किया जाए। इसी वजह से प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नंबर एक, प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक। नंबर दो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक दो, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं जो भवन को अंदर स्थापित किए जाते हैं, भवन के अंदर स्थापित रहते हैं, जिससे कि वहाँ पर आगजनी कम से कम हो। इनके निर्माण में ये आवश्यक रूप से थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग होना चाहिए। उसके बाद में आती है बिल्डिंग बोर्ड। जो बिल्डिंग बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है, जो उचित मात्रा में यदि अच्छी क्वालिटी की लगी हुई रहती है तो वो पार्टीशन में काम आती है। अब देखो बिल्डिंग बोर्ड में किस प्रकार से है। बिल्डिंग बोर्ड मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं, जिसमें कि इसमें आता है फाइबर बोर्ड, फाइबर बोर्ड में प्लास्टर बोर्ड, प्लास्टर का बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लास्टर बोर्ड, एस्बेस्टॉस बोर्ड, एब्सेस्ट बोर्ड और है प्लाईवुड बोर्ड। प्लाईवुड बोर्ड एवं होता है प्लास्टिक बोर्ड। तो आगजनी के दौरान इन बोर्डों का भवन के स्थापित होने वाले बोर्ड जो होते हैं उनमें ये इस प्रकार से बोर्ड रहते हैं। फाइबर का बोर्ड रहता है, एक प्लास्टर का बोर्ड रहता है, एक एब्जेस्टम बोर्ड होता है, एक प्लाई बोर्ड होता है, एक प्लास्टिक है। तो भवन के दौरान इन बोर्डों का बिल्डिंग मटेरियल में उपयोग किया जाता है, ताकि क्या है, उनको अच्छे से एडजस्टमेंट एवं वहाँ पर आगजनी को कम से कम किया जा सकता है, उनके फैलाव को रोका जा सकता है। तो उनमें ये प्रकार का होता है। एक होता है फायर रेजिस्टेंस वॉल। ये क्या होता है, इसके बारे में देखो। फायर रेजिस्टेंस वॉल, इसमें है दो प्रकार की आती है। पहला होती है वो संपत्ति जो सजाती है, वह संपत्ति जो सजाती है
वो संपत्ति जो सजाती है और वो संपत्ति जो बांटती है, वो संपत्ति जो बांटती है। फायर रेजिस्टेंस वॉल में आती है, दो प्रकार की होती है, वो संपत्ति जो सजाई जाती है और वो संपत्ति जो बांटी जाती है। इसमें तात्पर्य वो संपत्ति, जब वो संपत्ति सजाई जाती है मतलब जब दीवार के अंदर आग वगैरह लग जाती है या मानो बाहर गया तो दीवार क्या है, आगे आग को ट्रांसफ़र नहीं करती है, अपने तक ही सीमित रखती है। इस प्रकार से जो मजबूती दीवार होती है आगे नहीं जाने देती है। लेकिन कुछ दीवारें ऐसी हल्की बनी होती है ताकि इस साइड में कॉर्नर में आग लगी और दूसरी साइड में वो फैला देती है, आगे जाने देती है। इसके बारे में थोड़ा आप लिख लो फर्स्ट पॉइंट करके। उसी के अनुसार ठीक है, वो संपत्ति जो सजाती है। इसमें भवन में जब आग लग जाती है तो वो दीवार को आग को आगे जाने नहीं देती है और उसी को सार रचाती है। लेकिन इसके अंदर वो संपत्ति जो आग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैला देती है। एक स्थान से रहा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैला देती है। वो संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लेकिन वो संपत्ति जो सजाती है, इनमें भवन जब आग लग जाती है तो दीवार के आगे फैलने नहीं देती है। जो फैलाव की विधियां हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उस विधि इसके अंदर काम नहीं करती और ये इसके अंदर काम करती है। तो ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन जो मेथड होती है, उन मेथडों के द्वारा जब आग इस प्रकार से फैलाई जाती है तो वो इसके अंदर नहीं होती है, वो नहीं फैलाता है। ये दीवारों के अंदर विशेषता होनी चाहिए। अब दीवारों की क्या विशेषता होनी चाहिए, दीवारें क्या कार्य करती है भवन के अंदर, दीवारें का कार्य। अब लिखो दीवार का कार्य। दीवार का कार्य। दीवार के कई कारण हैं। पहले है बाहरी मौसम से बचाव। बाहरी मौसम से बचाव दीवार कार्य करती है। जो कि बाहर के अंदर मौसम वगैरह होते हैं तो उनका वो बचाव करके रखती है। और बचाव से क्या है कि वहाँ पर पानी वगैरह आने नहीं देती है। नंबर 2, सत का भार सहन। सत का भार सहन करना।
जिस दीवार के ऊपर छत टिकी रहती है तो वो छत का भार को सहन कर लेती है, इस तरह रहती है। नंबर 2, भवनों को अलग करती है। भवन को अलग अलग करती भवन को अलग करती है। ये दीवार का मुख्य कार्य होता है। अब आते हैं पोर्टेसल वॉल, कॉलम। अब बात करते हैं कॉलम। जो दीवारें कांक्रीट से बनती है उसके अंदर कॉलम काम में लिया जाता है। कॉलम को किस प्रकार से करते हैं एवं कॉलम खड़े रहते हैं। अब देखिए, ये अपना छत है। छत में इस प्रकार यदि छत हो गई पूरी तो इस प्रकार से यदि बीच में इस प्रकार के लगे रहते हैं, इसको बोलते हैं बीम, ठीक है। और जो खड़े रहते हैं उसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो कॉलम में, कॉलम का फर्स्ट पॉइंट लिखो कॉलम। कॉलम छत का भार सहन करता है। छत का जो भार होता है वो कॉलम सहन करता है और कॉलम के ऊपर ही पूरी छत टिकी हुई रहती है। अलग अलग कॉलम, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, जिससे कि ये अग्नि प्रतिरोधक होना चाहिए। कॉलम को खड़ा करने के लिए कॉलम खड़ा करने में पत्थर, कंक्रीट, सीमेंट का प्रयोग होना। कॉलम को खड़ा करने के लिए कॉलम छत का भार सहन कर सके। कॉलम खड़ा करने के लिए पत्थर, कंक्रीट और सीमेंट से इस कॉलम को खड़ा किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। ये पूरे भार को सहन करता है। इस प्रकार से कॉलम हमेशा मजबूती वाला ही होना चाहिए। नंबर 2 में लिखो कॉलम के बाद में बीम। कॉलम के बाद में आ गया बीम। बीम क्या करता है? बीम इनके ऊपर दीवार, इनके ऊपर सतह स्थापित की जाती है। इनके ऊपर छत स्थापित रहती है। कॉलम के बीम के ऊपर ये मजबूती वाला होना चाहिए, मजबूती वाला होना चाहिए कॉलम हमेशा मजबूती वाला ही होना चाहिए, जिसके अंदर दीवारें खड़ी की जा सके। अब है
अब आता है आगे भवन निर्माण के। अब अपने को फायर फाइटिंग के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि क्या है वहाँ पर आग आ जाती है एवं आग फैल जाती है। भवन किस प्रकार से निर्मित होता है, तो ये स्टेप अपने सबको जानकारी होना चाहिए, जिससे कि अपन वहाँ पर फायर फाइटिंग के दौरान एवं जो भी उपकरण होते हैं तो उनको उपयोग में ला सकते हैं एवं फायर फाइटिंग अच्छे ढंग से किया जा सके। इसको देखते हुए ये बीम कॉलम ये निर्मित होना चाहिए। अपने को निर्मित नहीं करना है लेकिन निर्मित होना चाहिए, जिससे कि फायर रेसिडेंट होती है और वह भवन स्थापित एवं एनओसी की दृष्टि से उचित लगा रहे, मौजूद रहे। अब देखो भवन अभी कोई भी दीवार गिर रही है, दीवार टूट रही है, तो उससे क्या है अपने को पहले कुछ महसूस होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए कि अब दीवार गिरने वाली है, दीवार टूटने वाली है, जिससे कि फायर टीम एवं वह कार्य करने वाले सभी लोग सतर्क हो जाए, जिससे कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई जनहानि होने की संभावना नहीं रहती है। अब लिखो भवन या गिरने के कारण। जो भवन है वो गिरने के क्या क्या कारण हो सकते हैं आगजनी के दौरान। भवन गिरने के कारण, भवन के गिरने के क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे कि दीवार गिर सकती है। पहला पॉइंट लिखो, जल आने के कारण। अत्यधिक मात्रा में जब वहाँ पर जल बहेगा, तो अब भवन दीवार है तो यहाँ जल अत्यधिक मात्रा में या लंबे समय तक यदि जल रहता है तो वो गिरने की संभावना है। नंबर 2, आग की गर्मी से भी गिरने की संभावना रहती है। आग की गर्मी से गिरने की संभावना रहती है। आग की गर्मी से भी गिरने की संभावना इसमें रहती है भवन आग की गर्मी से। उसके बाद में है जो छत का भार सहन न होने की दशा में गिरने की दिशा में गिरने की संभावना रहती है छत में। और दीवारों का मुड़ जाना, दीवारों का टेढ़े मेढ़े हो जाने से इनमें गिरने का थोड़ा खतरा ज़्यादा रहता है। और कमरों के अंदर पानी का भराव, कमरों के अंदर पानी के भराव, इन विशेषताओं के कारण वो गिरने की संभावना रहती है, ज़्यादा गिरने की संभावना रहती है। कौन कौन से हैं अभी आप एक बार दोबारा चेक करें। जल आ जाने का कारण, जल अत्यधिक मात्रा में इस प्रकार से आगजनी के दौरान अपन बुझाते हैं तो इस प्रकार से बार बार मात्रा में गमन होता है तो दीवार भवन गिरने के कारण है। आग की गर्मी, यदि आग की अत्यधिक गर्मी है, गर्मी की वजह से गिरने की संभावना रहती है अत्यधिक। ओके, छत का भार सहन, जब पानी वगैरह इस प्रकार से अपन डालते हैं, गिराते हैं तो वो छत भार सहन नहीं होने की दशा के अंदर भवन गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। दीवारों का टेढ़े मेढ़े हो जाने से भी भवन गिर जाता है। और कमरों के अंदर जब पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है, ये रूम है, इस रूम के अंदर जब पानी का भराव यदि ज़्यादा हो जाता है, उसके अंदर
पानी की अधिकता हो जाती है और पानी अधिकता होने के कारण भवन गिरने की पूरी संभावना रहती है एवं इस प्रकार से भवन को गिरने से बचाया जा सकता है। इन्हें प्रदर्शनों को रखना चाहिए। अब देखो एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी अपन बात करते हैं, वो थोड़ा मोस्ट है कि भवन गिरने से पहले क्या क्या चिन्ह पद्धतियाँ हो सकती है। अब भवन गिरने की चिन्ह, भवन गिरने के लिए चिन्ह नंबर पत्थरों का उखड़ना। जब पत्थर धीरे धीरे उखड़ना शुरू हो जाते हैं तब अपने को ये महसूस कर लेना चाहिए कि पत्थरों का उखड़ना शुरू हो गया है और अभी भवन गिरने की स्थिति में आ गया है, भवन अभी गिर जाएगा। नंबर 1 पत्थरों का उखड़ना। पत्थरों का उड़ना, पत्थर उखड़ना, उड़ना, तो इस प्रकार से पत्थर धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाए। नंबर 2 जो गड्ढर होता है, गड्ढर का खिसकना या टूटना। गड्ढे का जो भवन के ऊपर गड्ढर होता है उसका खिसकना और टूटना, तो खिसकना या टूटना उस प्रकार की स्थिति में रहता है तो गिरने की संभावना है। मंजिल का बैठना, मंजिल का धीरे धीरे नीचे की ओर बैठना, मंजिल का बैठना, मंजिल का बैठना। जब मंजिल इस प्रकार से नीचे की ओर बैठ जाती है तो इसे और दीवारों में दरारें पड़ना और छोटे छोटे तस्वीरें वगैरह रहती हैं, भवन तस्वीरों का गिरना। जो भवन के अंदर स्थापित तस्वीरें होती हैं उन तस्वीरों का भी गिरना शुरू हो जाता है, वो तस्वीरें नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाती है। देख पत्थरों का उड़ना, जो पत्थर होते हैं वो उड़ना शुरू हो जाता है। गड्ढरों का खिसकना, गड्ढर इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार के खिसकने शुरू हो जाए। मंजिल धीरे धीरे, जो मंजिल होते हैं ये बहुमंजिले भवन है, ये तो ये नीचे की ओर जब बैठनी शुरू हो जाती, निचले हिस्से की ओर बैठनी शुरू हो जाती, दीवारों के ऊपर दरारें पड़ जाती, बड़ी बड़ी दरारें, छोटी छोटी इस प्रकार की दरारें जब शुरू की स्थिति होती है तो इसके अंदर दरारें पड़ जाती है, जिसको देखते हुए अपने को यह महसूस हो जाना चाहिए कि ये भवन गिरने वाला है एवं वहाँ पर जो फायरमैन एवं अन्य कर्मचारी होते हैं उनको भी सूचित करें। ये देखो इस प्रकार की तस्वीरों का गिरना है, तो इस प्रकार की यदि अपने को महसूस होने लग जाए तो क्या करें, अपन वहाँ पर मौजूद सभी कार्मिकों को चेतावनी दे कि भवन गिरने वाला है एवं भवन आपका गिरने वाला है, तो इस समय आप सुरक्षित स्थान पर पहुँचे एवं जो लोग हैं उनको भी सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए कहे, ताकि भवन को कम से कम नुकसान हो एवं कम से कम उनकी कार्यविधि के दौरान हो। अभी अपन ने इस 2 पार्ट बने थे। पहला पार्ट भवन निर्माण के अंदर 2 पार्ट बने थे। भवन को किस प्रकार से निर्माण करता है, भवन निर्माण में क्या क्या आवश्यक सामग्री होनी चाहिए और भवन का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, ये अपने पूरे विस्तृत वीडियो के अंदर बात की दोनों के बारे में। और मैं आशा करता हूँ कि आप जो फेयर कॉपी बना ली होगी उसके अंदर लगातार मात्रा में नोट करते रहेंगे, तो इससे आपको भवन निर्माण से संबंधित पूर्ण वीडियो समझ में आ जाएगा। साथ साथ में लिखते रहें एवं जो भी अपनी जो वाणी है उनको भी ध्यान में रखते हुए
लिखें, ताकि क्या है इनको आप टॉपिक को बढ़िया से बढ़िया ढंग से तैयार किया जा सकता है। भवन निर्माण के बारे में बस इतना ही था, अपन ने पढ़ लिया। धन्यवाद।